एक माँ की कहानी, एक बेटे की कहानी, उस अपमान की कहानी जो सदियों से लिखा जा रहा है लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ। जाति के नाम पर इंसानियत को रौंदने वालों के खिलाफ एक माँ की चुप चीख। ये कहानी है रोशन की और उसकी माँ सुमित्रा की। तो बने रहिए और जुड़ जाइए इस दर्द से, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का वो दर्पण है जिसमें देखने से हम सब बचते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था रामपुरा। नाम तो बड़े भोले था, लेकिन यहाँ के रीति रिवाज किसी जंगल से कम नहीं थे। रामपुरा में 400 घर थे, 380 ऊंची जाति के, 20 घर दलितों के, और उन 20 घरों में सबसे छोटा था सुमित्रा का कच्चा घर। सुमित्रा रोज सुबह 4 बजे उठती, पहले पानी भरना, फिर 5 घरों में झाड़ू लगानी, फिर गोबर उठाना, फिर शाम को कपड़े धोना। यही उसकी जिंदगी थी। 40 साल की उम्र में वो 60 साल की दिखती थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान के बीच एक चमक थी, उसका बेटा रोशन। रोशन 15 साल का था, पतला दुबला, आंखों में वही चमक जो माँ में थी। वो पढ़ने में तेज था, गणित के सवाल मिनटों में हल कर देता। उसके गुरुजी कहते थे कि ये लड़का कलेक्टर बनेगा, लेकिन गांव के ठाकुर चंद्रभान सिंह को ये बात रास नहीं आती थी। ठाकुर चंद्रभान सिंह का पूरा गांव पर रौब था। उनकी जमीन, उनका बाहुबल, उनका सत्यानाशी अहंकार। उनके लिए दलित बस नाम थे, इंसान नहीं। उन्हें गुस्सा तब आया जब स्कूल में रोशन ने अपनी कक्षा में पहला स्थान पाया। ठाकुर के बेटे विक्रांत ने दूसरा स्थान पाया था। ठाकुर, क्या सुना मैंने? वो चमार का लौंडा पहले नंबर पर आ गया और मेरा लौंडा दूसरे पर। क्या स्कूल चल रहा है, या चमार खाना? विक्रांत, पापा वो सच में होशियार है, उसने सारे सवाल सही किए। चुप कर साले, होशियारी उनका खून नहीं होती, होशियारी हमारी जाति में होती है। कल उस चमार की औकात दिखानी है, बस देख लेना। अगले दिन स्कूल में सबसे बड़ी बदनामी हुई। सभी बच्चे खेल रहे थे, रोशन छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी विक्रांत और उसके 5 साथी आए। विक्रांत ने रोशन की किताब छीन ली। क्या पढ़ रहा है चमार के बच्चे, कलेक्टर बनेगा क्या? रोशन, किताब लौटा दे विक्रांत, मैं तुझसे कुछ नहीं बोलता। विक्रांत, नहीं बोलता तो अब बोल, पहले हमारे जूते चाट। क्यों? क्योंकि तू छुआछूत है, तेरी परछाई भी हमें गंदी लगती है। विक्रांत ने अपना जूता उतारकर रोशन के मुंह की तरफ बढ़ाया। रोशन ने मुंह फेर लिया। तब विक्रांत ने अपने साथियों से कहा कि इसके मुंह में जूता घुसाओ। पांचों ने रोशन को पकड़ लिया। विक्रांत ने अपना वो जूता, जिसमें कीचड़ और थूक लगा था, रोशन के मुंह में ठूस दिया। जूता मुंह में ठूसने की आवाज, फिर सन्नाटा। रोशन ने उस दिन रोना नहीं, उसने आंसू भी नहीं बहाए। उसने बस उस जूते को अपने मुंह से निकाला, पानी पीकर अपना मुंह धोया और घर चला गया। घर जाकर भी वो नहीं रोया। उसने मां से कुछ नहीं कहा। सुमित्रा की आंखें, वो समझ गई। एक मां हर दर्द को बिना शब्दों के जान लेती है। सुमित्रा ने रोशन का मुंह देखा, होंठ फूले हुए थे। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा तो ये लोग तेरे सामने झुकेंगे और उस दिन तू उनके जूते नहीं चाटेगा, तू उनके ऊपर खड़ा होगा। बस आज इतना सहन कर ले, मां तेरे साथ है। रोशन ने सिर हिलाया। पर उस रात जब सुमित्रा सो गई तो रोशन बाहर आया, नीम के पेड़ के नीचे बैठा। उसने आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोया। पर रोते हुए भी उसने आवाज नहीं निकाली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मां न जग जाए। बेटे का दर्द बहुत गहरा होता है, इतना गहरा कि वो मां को भी नहीं बताया जाता। गांव में सुबह पानी भरने को लेकर भी जाति का भेद था। ऊंची जाति के लोग पहले पानी भरते थे, फिर दलित। अगर कोई दलित पहले पानी भरने लग जाता तो पिटाई होती। सुमित्रा हमेशा अंत में आती। रोज की तरह उस सुबह भी वो अपनी मटकी लेकर खड़ी थी। सामने खड़ा था ठाकुर चंद्रभान सिंह का बड़ा बेटा विशाल। विशाल, हट जा अपनी मटकी लेकर, पहले हम भरेंगे। सुमित्रा, भैया बस एक मटकी मुझे भर लेने दे, मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा देनी है। विशाल, बीमार है तो मर जाने दे, दलितों की औलादें बीमार ही क्यों होती हैं? शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि तुम्हारी जाति खत्म हो जाए। सुमित्रा के हाथ कांप गए। उसने मटकी रखी और एक कदम पीछे हट गई। उसने पानी नहीं भरा, वो खाली मटकी लेकर घर आ गई। रोशन बुखार से तप रहा था। सुमित्रा ने पुराने कपड़े को पानी में भिगोकर बेटे के सिर पर रखा, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। दृश्य में सिर्फ सुमित्रा की आंखें, उनमें लाचारी और आग दोनों। उस दिन शाम को सुमित्रा अपने घर के पीछे खाली जगह पर गई। वहां एक पुराना कुआं था, 10 साल से सूखा। सुमित्रा ने उस कुएं में उतरने की ठान ली, रस्सी बांधी और उतर गई। नीचे थोड़ी नमी थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। उसके हाथ छिल गए, खून आने लगा, लेकिन वो नहीं रुकी। और फिर अचानक
पानी की एक बूंद, फिर दूसरी, फिर धारा। सुमित्रा ने अपने आंचल में वो पानी भरा। वो कुएं से बाहर आई, उसके हाथ खून से लाल थे, आंचल पानी से भीगा हुआ। वो दौड़ती हुई घर गई, रोशन के मुंह में पानी टपकाया। सुमित्रा, पी बेटा, मां ले आई पानी, अपने खून से, अपने हाथों से। रोशन ने आंखें खोली, मां के हाथ देखे, रोते हुए बोला, मां, तेरे हाथों से खून क्यों निकल रहा है? सुमित्रा, क्योंकि बेटा, इस दुनिया में अपनों को पानी पिलाने के लिए मां को अपना खून बहाना पड़ता है। उस रात रोशन ने फैसला किया, वो इस गांव से निकल जाएगा, वो कुछ बन जाएगा। वो अपनी मां को कभी किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखेगा। मां के हाथों से खून बहता है तो बेटे के दिल में आग लगती है, और वो आग पूरी दुनिया जला सकती है। रात का दृश्य, पूरा गांव सोया हुआ, रोशन अपना एक थैला लेकर खड़ा। रोशन ने मां को नहीं बताया, उसे पता था कि मां रोकेगी। वो बोरिया लेकर चल पड़ा। सुबह की बस पकड़नी थी। गांव से 10 किलोमीटर पैदल चलना था। रास्ते में अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें थीं, लेकिन रोशन के दिल में डर से ज्यादा गुस्सा था। वो चलता जा रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ भागा जा रहा है चमार के बच्चे? रोशन चौंका, पीछे मुड़कर देखा तो 3 लोग खड़े थे, ठाकुर के आदमी। उनमें से एक के हाथ में लाठी थी। आदमी, ठाकुर साहब ने कहा था कि इस लौंडे की आंखें निकाल दो, स्कूल में पहले नंबर से कुछ नहीं होता, हम बता देंगे इसकी औकात। लाठी हवा में घूमी, फिर चोट की आवाज। रोशन गिर गया। दूसरी लाठी पीठ पर, तीसरी टांग पर। रोशन चिल्लाया, पर वहां कोई नहीं था सिवाय सन्नाटे के। आदमी चले गए। रोशन का पैर टूट गया था, उसकी बोरी फट गई थी, उसका ख्वाब बिखर गया था। वो रात भर वहीं पड़ा रहा। सुबह किसी राहगीर ने उसे देखा, उसे गांव लौटा दिया। सुमित्रा ने बेटे को देखा तो चीख पड़ी, किसने किया बेटा, किसने तेरे साथ ऐसा किया? रोशन ने आंखें बंद कर लीं। वो बोला, मां, अब मैं कभी नहीं भागूंगा, अब मैं यहीं रहूंगा और यहीं कुछ बनूंगा, ताकि जब मैं बन जाऊं तो इनका सिर झुक जाए। सुमित्रा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मां ने कुछ नहीं कहा, बस एक कपड़ा फाड़कर बेटे के पैर पर बांधा और बोली, बेटा, जब तेरा पैर ठीक हो जाएगा तब तू दौड़ेगा, इतनी तेज दौड़ेगा कि हवा भी थन जाए। हार मां को नहीं आती, मां तो हारी हुई लड़ाई को भी जिता देती है। स्कूल के गेट पर ताला, एक नोटिस, रोशन का नाम। जब रोशन का पैर ठीक हुआ तो वो स्कूल गया तो गेट पर ताला था और एक नोटिस लगा था, रोशन दलित को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसने उच्च जाति के छात्रों के खिलाफ शिकायत की थी जो गलत था। ये सब ठाकुर की करतूत थी। उसने स्कूल कमेटी को पैसे दिए थे, रोशन को निकलवा दिया गया था। रोशन उस नोटिस को पढ़ता रहा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नोटिस फाड़ा और चुपचाप घर आ गया। सुमित्रा चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, धुआं उसकी आंखों में जा रहा था। रोशन, मां, मुझे स्कूल से निकाल दिया। सुमित्रा के हाथ से रोटी गिर गई, वो सन्न रह गई, फिर बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू यहीं पढ़, मां तुझे पढ़ाएगी। रोशन, मां, तू तो अनपढ़ है। सुमित्रा, हाँ बेटा, पर मां की ममता सबसे बड़ी किताब है और मैं वो किताब तुझे पढ़ा दूंगी। उस दिन के बाद सुमित्रा रात को काम के बाद बैठती, रोशन उसे पढ़ना सिखाता। मां अक्षर लिखती, गलत लिखती, मिटाती, फिर लिखती। एक दिन उसने अपना नाम लिख दिया, सुमित्रा। रोशन ने वो कागज उठाकर दीवार पर चिपका दिया। उस दिन रोशन ने मां से कहा, मां, जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन पहला साइन तेरा होगा, तू मेरे दस्तखत से पहले लिखेगी अपना नाम। बेटे की सफलता की पहली खुशी मां के नाम से शुरू होती है, क्योंकि जिसने तुझे जन्म दिया उसके नाम के बिना तेरी कोई पहचान नहीं। 3 साल बीत गए। अब रोशन 18 साल का, पढ़ाई में टॉपर। गांव का कोई स्कूल उसे लेने को तैयार नहीं तो वो शहर गया। शहर का नाम था देवनगर। रोशन के पास केवल 100 रुपए थे। मां ने अपनी मांग का सिंदूर तक बेच दिया था। रोशन ने कहा था, मां ऐसा मत कर, तो सुमित्रा ने कहा था, बेटा, सिंदूर से बड़ी तू है, तू रहेगा तो मेरी मांग हमेशा भरी रहेगी। रोशन ने शहर में एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक। बीच में वो पढ़ता भी था। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े मास्टर साहब से हुई, राम स्वरूप जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। हर सुबह चाय पीने आते थे। राम स्वरूप, लड़के, तू चाय तो बना लेता है पर तेरी आंखों में कुछ और ही चमक है, बता क्या चाहता है? रोशन, सर, मैं पढ़ना चाहता हूं पर मेरे पास न पैसे हैं न मौका। रामस्वरूप, मौका किसी को नहीं मिलता, मौका बनाना पड़ता है। कल से तू शाम को मेरे घर आ जा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, बदले में मेरे बर्तन मांज दिया कर। रोशन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़े के पैर छुए। 1 साल और बीता। रोशन ने 12वीं की परीक्षा दी, पूरे राज्य में 3रा स्थान आया। जब रिजल्ट आया तो पूरे शहर ने रोशन का नाम लिया, लेकिन जब पता चला कि वो दलित है तो वाहवाही थम गई।
कुछ लोगों ने कहा आरक्षण के दम पर आया है, किसी ने कहा पेपर लीक था, किसी ने कहा चमार होशियार कहां से हो गए। रोशन चुप रहा। उसने मां को फोन लगाया। सुमित्रा दूसरी तरफ बोली, मैं तो चूल्हे पर रोटी सेक रही थी बेटा, तेरा नाम सुनकर रोटी जल गई, पर मैंने वो जली रोटी खा ली, क्योंकि मेरे बेटे की सफलता से ज्यादा मीठा कुछ नहीं। दुनिया तेरी जाति पूछती है, मां तेरा दर्द पूछती है। दुनिया तुझे नीचा दिखाती है, मां तुझे आसमान दिखाती है। अब रोशन कॉलेज में है, वहीं उसकी मुलाकात काव्या से होती है। काव्या उच्च जाति की, बहुत अमीर, लेकिन उसे रोशन की मेहनत पसंद है। दोनों दोस्त बनते हैं और फिर प्यार हो जाता है। रोशन ने काव्या को अपनी मां के बारे में सब बताया। काव्या ने कहा कि जाति बकवास है, लेकिन जब काव्या के पिता को पता चला तो तूफान आ गया। पिता, तू एक दलित के साथ घूम रही है, तूने हमारी नाक कटवा दी, कल से उससे मिलना बंद कर, वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। काव्या रोती है,